हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे क्लास 12 की जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। वो सारे न्यूमेरिकल्स सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम में आए हुए थे। वो सारे न्यूमेरिकल्स हम कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज हम करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर्स के जो जो न्यूमेरिकल्स सीबीएसई प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर आपको ये चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आता रहे। तो हम आज के वीडियो स्टार्ट करें। रीड द प्रॉब्लम। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम and mass 1.6 gram moving while with a velocity of 4 I cap meter per second at time t equals to 0. So initial velocity दिया हुआ है 4 I cap meter per second when time t equals to 0. So हम उसको initial velocity कह सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है that is 2 microcoulomb and इसके साथ दिया हुआ है mass that is 1.6 gram, right? नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। द पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ये पार्टिकल एक रीजन पे एंटर कर रहा है जिस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 8 I कैप प्लस 60 J कैप। यूनिट है न्यूटन पर कूलम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड। एक पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, उसका इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, वो एक रीजन पे एंटर कर रहा है जिस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है। रीजन पे एंटर करने के बाद 5 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है वो हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने का ये फॉर्मूला होता है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. यहाँ पर हमें u का वैल्यू पता है, टाइम पता है, 5 सेकेंड बाद देखना है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो भी हमें पता है। तो क्या चाहिए हमें? एक्सीलरेशन चाहिए, राइट? हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। लेकिन इसके लिए हमें फोर्स चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी होता है कि यूनिट चार्ज पे दैट इज 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन ही है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस 1 कूलम चार्ज इन अ रीजन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट रीजन। ओके, सो एक 1 कूलम चार्ज पे अगर इतना फोर्स लग रहा है तो इतना चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी द फोर्स। हमें ये रिलेशन भी पता है, मैं फिजिकली डिस्कस कर रही थी और अगर आपको रिलेशन देखना है तो ये रिलेशन हमें पता ही है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करता है तो हमें फोर्स मिलता है, राइट? सो यहाँ पर फोर्स के जगह हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, राइट? सो यहाँ से हमें A मिल गया। सो चार्ज की जगह ये माइक्रोकूलम दिया हुआ है तो कूलम पे लिखेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, राइट? सो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इस वैल्यू को दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। सारे वैल्यूज को हमें एसआई पे पुट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, पूरा वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है और यूनिट एसआई यूनिट ही है 80 I कैप प्लस 60 J कैप, दैट इज 80 I कैप प्लस 60 J कैप। और मास भी हमें एसआई यूनिट पे लिखना है। यहाँ पर मास दिया हुआ है 1.6 ग्राम, तो उसको अगर एसआई यूनिट पे लिखना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, राइट? सो दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब सारे वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हमें v वेक्टर निकालना है, u वेक्टर हमें दिया हुआ है 4 I कैप, सो u वेक्टर की जगह हम 4 I कैप लिखेंगे प्लस एक्सीलरेशन की जगह ये पूरा क्वांटिटी हम लिखेंगे
2 into 10 to the power minus 6 divided by 1.6 into 10 to the power minus 3 और यहाँ पर 80 I cap plus 60 J cap into the time that is 5, right? तो यहाँ से हमें v वेक्टर मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करते हैं 4 I cap plus 10 divided by 1.6 into 10 to the power minus 6 plus 3, 80 I cap plus 60 J cap, right? So v vector is equals to 4 I cap plus पॉइंट अगर एक डेसिमल उस तरफ करते हैं सो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 80 I cap plus 60 J cap. Okay, so this is 4 I cap plus 100 divided by 60 into 80 I cap plus 100 divided by 16 into 60 J cap into 10 to the power minus 3, right? This should be 5, so we will write this 500 I cap plus, and if we calculate this should be 8, this should be 30, 4, 15, 2, 20, 50, this is 25, so 25 into 15 J cap into 10 to the power minus 3. So this is 4 I cap plus 500 I cap plus 375 J cap into 10 to the power minus 3. So this is 4 I cap plus 500 into 10 to the power minus 3. So we will get 0.5 I cap plus 0.375 J cap. 4 I cap plus 0.5 I cap, that is 4.5 I cap plus 0.375 J cap. This will be our final answer. Find the velocity of the particle at time t equals to 5 second. 5 सेकेंड बाद उस पार्टिकल का कितना वेलोसिटी हो रहा है, इतना वेलोसिटी हो रहा है. आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन. हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं. 2 point charges of +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. दो चार्जेस हैं, एक है +1 माइक्रोकूलम और एक है +4 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. ओके, हाउ फार फ्रॉम द +1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field will be 0. +1 माइक्रोकूलम से कितना दूर ये जो लाइन है, इस लाइन पे कितना दूर एक पॉइंट हमें मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. ये एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन का मतलब हम समझा देते हैं. दो चार्ज हैं, एक +1 माइक्रोकूलम है, एक +4 माइक्रोकूलम है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर. इन दोनों के जो जॉइनिंग लाइन है, मतलब इस लाइन को इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ये जो जॉइनिंग लाइन है, इस जॉइनिंग लाइन पे एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. हमें वो पॉइंट ढूंढना है और उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम दिस +1 माइक्रोकूलम चार्ज. ओके, तो अगर हम सोचते हैं, पहले हमें देखना है कि वो पॉइंट इन दोनों के बीच में आएगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा. ओके, सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने के लिए बोले तब एक +1 माइक्रोकूलम चार्ज कंसीडर कर लेना. देखते हैं, सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर एक +1 माइक्रोकूलम चार्ज है. तो ये जो +1 माइक्रोकूलम है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये जो +4 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये भी इसको रिपेल करेगा. तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. अगर दीज टू फोर्सेस, अगर ये दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाए तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ये है
The force experienced by +1 microcoulomb charge is known as the electric field. एक +1 microcoulomb charge किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को हम कहते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज को हम रख रहे हैं। अगर ये +1 माइक्रोकूलम चार्ज इस पॉइंट पे जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और जीरो फोर्स मिलने का चांसेस भी है, क्योंकि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल करने का चांस है यहाँ पर। सो हमें इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मिल सकता है जहां पर +1 माइक्रोकूलम चार्ज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हमें वो पॉइंट मिल सकता है। सपोज यहाँ पर एक +1 माइक्रोकूलम चार्ज को सोचते हैं, तो इसके ऊपर ये कैसा फोर्स देगा, रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, ये वाला भी पॉजिटिव है तो ये भी इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स ही देगा। देखो दोनों चार्ज इस +1 माइक्रोकूलम पे एक ही डायरेक्शन पे फोर्स दे रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होने का तो कोई चांस ही नहीं आता, क्योंकि दो फोर्स यहाँ पर तो ऐड हो जाएगा। तो +1 कूलम के लेफ्ट साइड में हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर +1 माइक्रोकूलम पे यूनिट चार्ज पे फोर्स जीरो हो जाए। सो इसका लेफ्ट साइड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अब आते हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर एक +1 माइक्रोकूलम कंसिडर कर लेते हैं। ये जो +1 कूलम है ये इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स देगा, ये जो +4 माइक्रोकूलम है ये भी इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स देगा, तो दोनों ही इसको सेम डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे। सो यहाँ पर भी +4 माइक्रोकूलम के राइट साइड में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर नेट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज जीरो हो जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, राइट। सो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर जीरो मिल सकता है वो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनके अंदर, राइट। सो हमें पोजीशन मिल गया। सपोज इस पॉइंट पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका डिस्टेंस हम x ले रहे हैं, तो ये बाकी का डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर माइनस x। ओके, इसको सेंटीमीटर में ना लेके हम मीटर में ले लेते हैं तो हमें आसानी होगी, सब कुछ SI में हो जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में लेंगे तो 0.3 मीटर। सो ये x मीटर और ये 0.3 माइनस x मीटर। ओके, और ये जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ये 4 माइक्रोकूलम, सो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अभी हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें पता है अगर यहाँ पर Q चार्ज है और उसके r डिस्टेंस दूर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर एयर में हो तो एप्सिलॉन नॉट, अगर दूसरे किसी मीडियम पे हो तो उसका जो परमिटिविटी है वो पुट करना है इंटू Q डिवाइडेड बाई r²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है x मीटर, सो x²। ओके, और ये दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट तो है, इक्वल होना चाहिए। सो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.3 माइनस x², राइट। ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा, यहाँ से आएगा 0.3 माइनस x² इज इक्वल्स टू 4x²। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3 माइनस x इज इक्वल्स टू ±2x, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.3 माइनस x इज इक्वल्स टू +2x, ये एक आता है, और दूसरा आता है 0.3 माइनस x इज इक्वल्स टू -2x। यहाँ से मिलता है -x माइनस 2x इज इक्वल्स टू -0.3, दैट इज -3x इज इक्वल्स टू -0.3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बी 0.1 मीटर। ओके, यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे -x + 2x -0.3,
दैट विल बी प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 0.3। अगर x का वैल्यू प्लस 0.1 है, इसका मतलब है यहाँ से 0.1 मीटर की दूरी पर वो पॉइंट है। ओके, अगर x का वैल्यू माइनस 0.3 है तो इसका मतलब है यहाँ से माइनस 0.3 के डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। लेकिन हमें पता है कि प्लस 1 कूलम चार्ज से लेफ्ट की तरफ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो हमारा पॉसिबल आंसर ये वाला ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हमें इस केस में इन दोनों पॉइंट के बीच ही आने वाला है, राइट। सो यहाँ पर पूछा गया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और किससे हमें दूरी नापना है, प्लस 1 माइक्रोकूलम से कितना दूर होगा वो पूछा गया है। प्लस 1 माइक्रोकूलम से 0.1 मीटर दूरी पे एक पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये होगा इन दो पॉइंट चार्ज के जो जॉइनिंग लाइन है उसके बीच। ओके, आई होप आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डिमांड हो कि इस प्रॉब्लम चाहिए, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दिस। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। रीड द प्रॉब्लम। A square sheet of side A is lying parallel to XY plane at Z equals to A. एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड का लेंथ है A, is lying parallel to XY plane at Z equals to A. तो पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। Z equals to A पे है, सपोज ये X, ये Y है, ये Z है। तो हमारा जो XY प्लेन पे है, उस XY प्लेन के पैरेलल एक प्लेन पे हमारा ये शीट है और Z इक्वल्स टू A पे है। तो ये पैरेलल शीट ऐसे बन जाएगा, ये है हमारा XY प्लेन, राइट। तो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा हमारा जो शीट होगा, राइट। एक ऐसा शीट मिलेगा हमें, और ये कहाँ पर है, Z इज इक्वल्स टू A पे है। ये है हमारा शीट Z इक्वल्स टू A पे, और ये है हमारा XY प्लेन। ये जो प्लेन है ये XY के साथ पैरेलल है और इस पॉइंट पे Z का वैल्यू A है। हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस शीट से निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट A। ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये A वेक्टर है एरिया वेक्टर ऑफ द शीट। ओके, एरिया वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर निकालने का तरीका है परपेंडिकुलर टू द शीट। सो ये XY प्लेन पे है, तो इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब है XY प्लेन पे कौन परपेंडिकुलर होता है, Z एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, और इसका जो ईच साइड है वो सारे साइड का लेंथ है A। तो इसका नॉर्मल एरिया बन गया, इस स्क्वायर शीट का नॉर्मल एरिया बन गया A स्क्वायर, और A स्क्वायर तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द शीट। शीट XY प्लेन पे है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होने का मतलब है अलोंग Z एक्सिस। तो ये शीट के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा A वेक्टर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एरिया का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द शीट, दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है, राइट। तो हमें एरिया वेक्टर मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पहले ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है CZ स्क्वायर के कैप डॉट एरिया वेक्टर है A स्क्वायर के कैप। अब यहाँ पर देखो C तो एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर Z का वैल्यू Z है, तो Z तो वेरिएबल है ना, तो इस शीट के लिए Z का वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज Z इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट कर देना है और फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आई थिंक आपको सबको पता है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। सपोज A वेक्टर इज इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप एंड B वेक्टर इज इक्वल्स टू BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। देन अगर आपको पूछे कि A डॉट B का वैल्यू कितना है, तो दोनों का जो x कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है AX BX प्लस दोनों का y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है AY BY
प्लस दोनों का z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है az bz। ओके, और इस पे कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगेगा, क्योंकि आफ्टर डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, दैट इज अ नंबर मिलता है। ओके, सो यहाँ पर भी सेम करना है। यहाँ पर तो कोई x कंपोनेंट y कंपोनेंट है ही नहीं, सो वो सारे वैल्यू 0 हो गया। दोनों के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके 0 मिला, दोनों को y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके 0 मिला, प्लस दोनों को z कंपोनेंट का हमें मल्टीप्लाई करना है, ca स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा ca⁴। ये बन गया हमारा फ्लास्क, इलेक्ट्रिक फ्लास्क। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लास्क का ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर किसी बेसिक डाउट है इस प्रॉब्लम में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हम जो प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीबीएसई एग्जाम में, तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है देन प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब जो एक्स एक्सिस के उस तरफ है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है x लेस देन 0 पे। मतलब x जहां पर पॉजिटिव है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है, और x जहां पर नेगेटिव है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर का राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर का लेंथ है 20 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। Lies parallel to x-axis with its center at the origin and one phase at x equals to plus 10 centimeter and other phase at x equals to minus 10 centimeter. Calculate the net outward flux through the cylinder. पहले इसको ड्रॉ कर लेना जरूरी है, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x, y, z तीन एक्सिस है। सिलेंडर कैसे रखा हुआ है? सिलेंडर का एक फेज है +10 पे, एक फेज है -10 पे, और सिलेंडर का जो सेंटर है वो है ओरिजिन पे। तो सिलेंडर हमारा ऐसे रखा हुआ है, सेंटर ओरिजिन पे है, एक फेज है x इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर पे, एक फेज है x इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर पे। ओके, ये वाला फेज है -10 पे, ये वाला फेज है +10 पे, और ये ओरिजिन x इक्वल्स टू 0 पर है। ओके, और x का वैल्यू जहाँ पर 0 से ज़्यादा है वहाँ पर ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब ये जो रीजन है x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 100 I कैप न्यूटन पर कूलम, और ये जो रीजन है यहाँ पर x का वैल्यू 0 से कम है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला वैल्यू है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर है 100 I कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, अब हमें निकालना है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट फ्लक्स कितना है सिलेंडर से वो हमें निकालना है। एक सिलेंडर का 3 फेज होता है, एक होता है इसका 2 इस साइड, और एक होता है इसका जो सर्कुलर साइड है वो स्फेरिकल साइड है। तो ये वाला सपोज ये हमारा नंबर 1 साइड है, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये 2 नंबर देते हैं, और इस फेज को 3 नंबर देते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट साइड है इसका एरिया कितना होगा हमें पहले निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ लिख सकते हैं 0.2 मीटर, रेडियस लिख सकते हैं 0.05 मीटर। तो अगर रेडियस 0.05 मीटर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0.05 स्क्वायर, राइट। मीटर स्क्वायर उसका यूनिट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तो सिर्फ एरिया मिल गया, हमें तो एरिया वेक्टर निकालना है। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? सपोज ये हमारा सिलेंडर है, इस फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड।
टू द सरफेस। इस साइड का एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, और ये जो रोलिंग साइड है इस साइड का एरिया वेक्टर होगा अलोंग द रेडियस। किसी स्फीयर या किसी सिलेंडर के जो स्फेरिकल सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होता है उसका रेडियस, तो दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड। ओके, सो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा। ये है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, मतलब इसका यूनिट वेक्टर है माइनस आई कैप। सो ये जो हमें एरिया मिल गया इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस आई कैप, तो हमें ये एरिया वेक्टर मिल गया। नेक्स्ट इसके आते हैं, यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अलोंग द रेडियस होगा इसका एरिया वेक्टर, राइट। ये जो रोलिंग साइड है इसका एरिया वेक्टर अलोंग द रेडियस होगा, जो एक्स एक्सिस के तरफ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमारा सिलेंडर है और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसका जो रेडियल डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, और ये जो रेडियल डायरेक्शन है वो हर टाइम इस एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ही होगा। सो हम बता सकते हैं कि इस जो सर्कुलर सरफेस है सिलेंडर का, इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। सो ये जो एरिया वेक्टर है A2, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ओके, और हमें जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिलता है A डॉट B करने से वो है AB cos थीटा। cos थीटा, थीटा एंगल क्या है, A और B के बीच का एंगल। तो अगर हम यहाँ पर E वेक्टर डॉट A वेक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा EA cos थीटा। इसका मतलब है ये जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये वाला cos 90 डिग्री हो जाएगा, और हमें पता है cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फ्लास्क के कैलकुलेशन में सिर्फ इस दो फेसेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये जो सर्कुलर फेस है सिलेंडर का, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस सर्कुलर फेस का जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री एंगल कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो हमें फ्लक्स 0 मिलता है। तो यहाँ पर हमें नेट फ्लक्स पूछा गया है। नेट फ्लक्स मतलब हमें तीनों सरफेस का फ्लक्स निकाल के उसको ऐड करना है, लेकिन इस तीनों सरफेस में ये जो सेकेंड सरफेस हम बताए थे सर्कुलर सरफेस, उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। अब बाकी दो के कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम इस पहले फेस के कैलकुलेट करते हैं, दैट इज phi 1, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 100 आई कैप, और ये है हमारा एरिया वेक्टर का वैल्यू। सो 100 आई कैप डॉट ये वाला है पाई 0.5 स्क्वायर माइनस आई कैप। सो माइनस पाई मतलब 3.14 इंटू 0.05 स्क्वायर आई कैप, ये हो गया वैल्यू। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं कि दोनों के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है, z को मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है, राइट। यहाँ पर तो y z कंपोनेंट का कोई बात नहीं है, सिर्फ x कंपोनेंट है। तो 100 इंटू माइनस दिस इंटू 0.05 स्क्वायर, सो माइनस 314 इंटू इसको अगर 0.05 को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वैल्यू, राइट। ओके, कैलकुलेशन बाद में। अब हम phi 3 का कैलकुलेशन करेंगे। phi 3 पहले हम phi 1 का कैलकुलेशन कर चुके हैं, और phi 1 में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होना था, राइट। सो हमें इसका मैग्नीट्यूड हम थोड़ा गलत लिखे हैं, ये माइनस होगा। सो यहाँ पर एक माइनस रहेगा, यहाँ पर एक माइनस रहेगा, माइनस माइनस दिस विल बी प्लस। ओके,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर -100 है, यहाँ पर +100 है। क्वेश्चन में देख लीजिए। अब हम phi 3 निकाल रहे हैं। phi 3 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट A3। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 100 I कैप और जो A3 है वो है पाई 0.05 स्क्वायर I कैप। सो यहाँ से मिलेगा 100 इंटू 3.14 इंटू 0.0025, राइट। ओके, सो हमें नेट फ्लास्क निकालना। नेट फ्लास्क इज इक्वल्स टू फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स प्लस सेकेंड सरफेस का जो फ्लक्स है ये वाला प्लस थर्ड सरफेस का जो फ्लक्स है ये वाला, राइट। सेकेंड सरफेस का जो फ्लक्स है वो 0 होगा, पहले ही बता चुके हैं। इसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा क्योंकि इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, सो इसका कंट्रीब्यूशन 0। phi 1 है ये 314 इंटू 0.0025 और जो phi 3 है वो है ये प्लस 3.14 इंटू 100, सो यहाँ पर लिख सकते हैं 314 इंटू 0.0025। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगा वो है 2 इंटू 314 इंटू 0.0025। ये आ जाएगा हमारा नेट फ्लास्क। यहाँ से कैलकुलेट करके हमें मिलेगा 1.57 और यूनिट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा हमारा यूनिट। ये है आंसर। ये सारे इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहला तो जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन से इस ड्राइंग तक आ सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है आपको सारे एरिया वेक्टर के डायरेक्शंस ठीक से समझ में आना चाहिए। एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है, उसको पहले अच्छे से समझना चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए वो है पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ये सारे प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इसमें साइन अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर भी उल्टा आ जाएगा और वो सारी चीज़ ऑप्शंस में होते हैं जो आप गलती कर ले। तो वो एक चीज़ है कि बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है ताकि कोई साइन पॉजिटिव नेगेटिव चेंज ना हो जाए। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपको डॉट प्रोडक्ट के रूल्स पता होना ज़रूरी है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, अगर कुछ भी डिमांड है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपके काम के हो रहे हैं इस वीडियोस देन वो भी कमेंट सेक्शन पे लिखिए। तो और क्या क्या देखना है वो लिख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।